अनु को शुरू से ही चोरी करने की बड़ी बुरी आदत थी। वो जहाँ कहीं भी जाती तो कुछ ना कुछ चोरी जरूर करती थी। इत्तेफाक से अब तक अनु की चोरी पकड़ी तक नहीं गई थी। इसीलिए अब उसके मन में पकड़े जाने का डर तो बिल्कुल खत्म हो चुका था। ऐसे ही एक दिन अनु अपनी सास आशा से कहती है, माँ जी, चीनी खत्म हो गई है, मैं जरा पड़ोस से चीनी लेकर आती हूँ। अरे किसी चीज की कमी थोड़ी ना है हमें, तुझे मांगने जाने की क्या जरूरत है। मेरे पर्स में से पैसे ले ले और जाकर चीनी ले आ तू। माँ जी, दुकान घर से दूर है और जब तक मैं दुकान जाऊंगी उससे पहले यहीं से चीनी ले आती हूँ ना। हाँ तो कब तक मांगती रहेगी दूसरों से? पैसे लेकर ले आना 2-3 किलो चीनी। माँ जी, मैं एक काम करती हूँ, अभी पड़ोस वाली काकी से चीनी मांग के लाती हूँ। शाम को जब दुकान से चीनी लाऊंगी तो उन्हें उनकी चीनी वापस कर दूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। अनु वहाँ से अपनी पड़ोस वाली काकी लीला के घर चीनी मांगने चली जाती है। अनु जैसे ही लीला के घर जाती है, उसकी नजर एक बड़े ही प्यारे से वास पर पड़ती है। वो वास अनु को बहुत पसंद आता है, लेकिन ये सब छोड़ अनु लीला से कहती है, काकी जरा एक कटोरी चीनी दे दो, चाय बनानी है। तो देखा कि चीनी ही खत्म हो गई है। हाँ तो क्या हुआ, तू आशा की बहू नहीं बल्कि मेरी भी बहू है। जो मन हो ले लेना और बिना झिझक के आ जाया कर मेरे पास। अच्छा तो यहीं बैठ, मैं तेरे लिए अभी चीनी लेकर आती हूँ। लीला जैसे ही रसोई में चीनी लेने जाती है, उतनी ही देर में अनु वो वास सरका कर अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लेती है और लीला से चीनी लेकर वापस अपने घर आ जाती है। चीनी रसोई में रखकर अनु वो वास सोफे के आगे रखी टेबल पर रखती है और सोफे पर बैठी आशा ये देखकर कहती है, अरे बहू, ये वास तो बड़ा प्यारा लग रहा है, कहाँ से लाई ये तू? माँ जी, अभी मैं लीला काकी से चीनी लेकर आ रही थी, तभी मोहल्ले में एक वास बेचने वाला आ गया। मुझे बड़ा ही प्यारा वास लगा, इसलिए मैंने ले लिया। अच्छा है ना? हाँ हाँ अच्छा तो बहुत है, एक नजर में ही पसंद आ गया। 1-2 और वास ले आती ना। माँ जी, बस यही अच्छा लग रहा था, बाकी सब तो ऐसे ही थे, इसलिए तो लिया। अगर और बाकी सब अच्छे लगते तो मैं 1-2 और वास ले लेती। आप भी कैसी बातें कर रही हो माँ जी? हाँ हाँ बात तो सही बोल रही है तू, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार अगर मोहल्ले में कोई ऐसे वास बेचने वाला आए तो 1-2 ज्यादा ही ले लिया कर, अच्छे लगते हैं ना। जी माँ जी, बिल्कुल ले लूंगी। अनु अपनी पड़ोसन के घर से वास चोरी कर लेती है और इस बार भी किसी को कुछ पता नहीं चलता। अनु को चोरी करना अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसे ये ही लगता था कि अब तक तो वो पकड़ी नहीं गई है, तो आगे भी किसी को क्या ही पता चलना है। इसीलिए वो ऐसे ही कई बार चोरी कर चुकी थी। अनु बस बाहर ही नहीं बल्कि अपने घर में भी सामान चोरी कर लेती थी। ऐसे ही एक दिन अनु अपनी सास के कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ लीला नहीं थी। तभी अनु की नजर लीला की अलमारी पर जाती है और वो कहती है, माँ जी तो अपने कमरे में ही नहीं है, थोड़े बहुत पैसे ले लेती हूँ। वैसे भी हर समय माँ जी से पैसे मांगते रहो, इससे अच्छा तो ये है ना कि थोड़े पैसे निकाल ही लेती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। अनु अपनी सास की अलमारी से पैसे निकाल लेती है और पैसे अपने कमरे में ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब आशा अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी से पैसे निकालने लगती है, तो वहाँ पैसों को ना देखकर वो अनु को आवाज लगाकर बोलती है, बहू मैंने अलमारी में पैसे रखे थे और देख रही हूँ तो पैसे नहीं है, तूने लिए हैं क्या? नहीं तो माँ जी, मैं क्यों आपके पैसे लूंगी, आप ही कहीं और रखकर क्या पता भूल गई हो। मेरी उम्र जरूर हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी याददाश्त काम नहीं कर रही। माँ जी फिर मुझे नहीं पता, मैं तो आपके कमरे में वैसे भी नहीं आई थी, मुझे पता होता तो मैं बता देती ना। अब तो ऐसा लग रहा है घर में कुछ भी सेफ नहीं है। बताओ, घर की अलमारी से पैसे गायब हो गए। माँ जी वैसे भी मैंने सुना है मोहल्ले में चोरियां बहुत हो रही हैं, हमें तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। घर को खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, क्या पता कब क्या हो जाए। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर चोर आया भी होगा तो क्या अलमारी से बस थोड़े ही पैसे लेकर गया, बाकी पैसे तो वही हैं। माँ जी आप क्या चाहते हो कि पूरा घर साफ हो जाए? हमें तो खुश होना चाहिए ना कि ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ, थोड़े ही पैसे गायब हुए हैं। हाँ हाँ सही बोल रही है तू। बताओ, अब आंखों के आगे भी चोरी हो जाती है। आशा की अलमारी से पैसे चोरी होते हैं तो आशा अब और भी सतर्क हो जाती है।
और अपने सामानों का और भी ज्यादा ध्यान रखती है। लेकिन आशा के ध्यान देने से क्या होता, अब भी अनु की चोरी करने की आदत जो नहीं गई थी, वो अब थोड़ा संभल कर चोरी करने लगती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। कुछ दिनों बाद आशा और अनु एक साथ लीला के घर कीर्तन में जाती है। जहाँ पहुँचते ही लीला उन दोनों से कहती है, अरे तुम दोनों को तो और जल्दी आना चाहिए था ना, पड़ोसी होकर तुम ही सबसे देर में आ रही हो। मैं तो पहले ही आ जाती, लेकिन बहू की वजह से देरी हो गई आने में। अरे काकी, अब तो आ गए हैं ना हम दोनों। चलिए, कोई काम है तो बता दीजिए, मैं अभी काम खत्म कर देती हूँ। हाँ, काम तो बहुत है। एक काम कर, जो लोग लिफाफे दे रहे हैं वो सब तू संभाल ले, तेरे ऊपर तो भरोसा है, बाकी कोई भरोसे के लायक भी नहीं है। लीला की बात सुनकर अनु लिफाफे को संभालने के लिए चली जाती है। लेकिन अब चोर के हाथों में सोने का कटोरा दोगे तो वो चोरी तो करेगा ही ना। यहाँ भी अनु ऐसा ही करती है, लिफाफे में से सारे पैसे निकाल लेती है। जब कीर्तन खत्म होता है तो सभी लोग धीरे धीरे चले जाते हैं। सबके जाने के बाद लीला दोनों सास बहू को प्रसाद देती है और अनु से कहती है, बहू, सारे लिफाफे तेरे पास है ना? हाँ काकी, 4 लोग आए बस एक लिफाफे के साथ। क्या बस 4 लिफाफे मिले हैं? भीड़ तो काफी ज्यादा हुई थी और लीला ने तो कीर्तन के बाद अपने घर की पार्टी भी दी थी, तो बस इतने ही लिफाफे मिले? हाँ माँ जी, अब मैं क्यों झूठ बोलूंगी, जितने लिफाफे मिले हैं मैंने उनका पूरा हिसाब रखा है। ये रहे 4 लिफाफे। मैं क्या लिफाफे और उसके पैसे घर थोड़ी लेकर जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं बहू, अब इतने ही लिफाफे मिले हैं तो क्या कर सकते हैं। ये लो आप दोनों का प्रसाद, और हाँ, खाना भी पैक कर दिया है, वो जाते हुए ले जाना। अनु और आशा थोड़ी देर में लीला के घर से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद अनु अपने पति दीपक के साथ उसकी ऑफिस पार्टी में जाती है। वो पार्टी बहुत अच्छी थी। वहाँ जाकर अनु अपने पति दीपक से कहती है, ये कितनी बड़ी पार्टी है, आप तो पहली बार मुझे ऑफिस की पार्टी में लाए हो। ये पार्टी आज पहली बार हमारे शहर में हो रही है, अब तक दूसरे शहर में हो रही थी इसीलिए। अच्छा। अनु को वो पार्टी बहुत अच्छी लगती है। तभी अनु की नजर दीपक के बॉस की घड़ी पर जाती है। अनु को वो घड़ी काफी महंगी और अच्छी लगती है। अनु धीरे से वो घड़ी चुराने जा ही रही थी, लेकिन दीपक अनु को चोरी करते हुए देख लेता है। दीपक पार्टी में तो अनु को कुछ नहीं बोलता, पर जब थोड़ी देर में दोनों घर आते हैं तो दीपक अपनी माँ के सामने कहता है, माँ, आज आपकी बहू पार्टी में घड़ी चोरी कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने इसे चोरी करते हुए देख लिया तो रोक दिया था, वरना इतने लोगों के आगे नाक कट जाती और नौकरी पर भी बात बन पड़ती। क्या मेरी बहू चोरी करती है? इसका मतलब तो अब तक जो चोरियां हो रही थी वो भी तूने ही की होंगी बहू। माँ जी, वो मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर नहीं किया तो कोई तुझसे जबरदस्ती तो करवा नहीं रहा था ये काम, या कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं तुझे जो तूने ये किया? माँ, इसे क्यों पूछ रही हो? कोई फायदा नहीं है इसे पूछने का। मेरा तो अब इसके साथ रहने का भी मन नहीं है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे बस अच्छा लगता था इसलिए मैं चोरी कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मेरा यकीन करो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। तुझ पर यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन तू माफी मांग रही है तो तुझे एक मौका जरूर दे रही हूँ। अनु की चोरी करने की आदत सबके सामने आ जाती है और जब उसके घर की बात आती है तो दीपक उसके साथ रहने से मना करने लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो माफी मांगती है। आशा ने अनु को माफ तो नहीं किया था, लेकिन अपनी गलती सुधारने का मौका जरूर दिया था और आगे अनु अपनी गलती सुधारने में लग भी जाती। कोमल की नई नई शादी हुई थी। शादी के लगभग 1 हफ्ते बाद सुबह कोमल जल्दी उठकर नहा धोकर रसोई में जाने लगती है। तभी उसकी नजर अपनी ननद सोना पर पड़ती है, जो सुबह के 5 बजे एक बैग लिए घर से निकल रही होती है। सोना के निकलने के बाद कोमल चिल्लाते हुए अपनी सास मधु और पति पंकज को उठाकर बोलती है, अरे अरे गजब हो गया। माँ जी, पंकज जी, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। अरे जल्दी आओ, वरना भाग जाएगी वो दूर। कोमल की आवाज सुनकर मधु और पंकज उठकर हॉल में आते हैं और कोमल को ऐसे दरवाजे से बाहर झांकते हुए देखकर बोलते हैं, क्या हुआ?
हाँ बहू, क्या हुआ? सुबह सुबह कौन सा राक्षस देख लिया जो पागल कुत्ते की तरह भौंक रही है? हाँ, और ये बाहर किसको देख रही हो? अरे आप खड़े क्या हैं? जाओ बाहर देखो, यहीं कहीं होंगी। अभी गाड़ी लेकर जाओ। सबसे पहले बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन देखना, जल्दी करो। बहू, कोई दौरा वौरा पड़ा है क्या तुझे? आज पहली बार रसोई में खाना बनाने जाने वाली थी ना तू, तो कहीं अपने काम से बचने के लिए ये पागलपन के ड्रामे तो नहीं कर रही है? यहाँ आपकी बेटी घर से भाग गई और आपको बहू के काम ना करने की पड़ी है। कैसी माँ है आप? क्या सोना भाग सोना गई? भाग गई है? तुम पागल वागल हो गई हो क्या? मेरी बहन क्यों भागेगी? अरे उसकी शादी फिक्स हो चुकी है उसके ही पसंद के लड़के के साथ। अगले साल उनकी शादी होगी, तो वो क्यों भागेगी? मैं सच कह रही हूँ। ननन जी सुबह सुबह एक बैग लेकर घर से निकली है, जूते वूते पहनकर। हे भगवान, मैं तो डर ही गई थी, ना जाने क्या हुआ। अरे बहू, वो भागी नहीं है बल्कि जिम गई है। अरे सुबह 5 बजे उसका जिम का टाइम है। क्या यार कोमल, तुमने तो डरा दिया था। ननन जी जिम जाती है? अरे तो ये आप सबने मुझे बताया क्यों नहीं? शादी के बाद में आज पहली बार इस समय उठी और उनको ऐसे घर से निकलते देखा तो मुझे लगा कि वो भाग रही है। कोई नहीं, अब पता चल गया ना। अब जा नाश्ता बनाने की तैयारी कर, साथ ही सोना के लिए अंडे उबाल दियो। जिम से आकर वो अंडे खाती है और नाश्ते में उसके लिए बनाना शेक बना दियो। मधु इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और पंकज भी अब अपने कमरे में जाकर थोड़ी नींद ले लेता है। कुछ देर में लगभग 9 बजे पंकज और मधु नाश्ते के लिए आते हैं और तभी सोना जिम से घर आती है और सबको नाश्ते की टेबल पर बैठा देखकर बोलती है, अरे वाह, आज आते ही नाश्ता करने को मिलेगा। माँ, मेरे लिए अंडे उबाले। हाँ, मैंने बहू को बोला था, जा रसोई में होंगे। सोना रसोई में जाती है जहाँ उसको जिम वाले कपड़ों में देखकर कोमल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सोना की बॉडी और डोले शोले देख कोमल बोलती है, अरे वाह ननन जी, आप तो लेडी सनी देओल लग रही हो। जिम जाकर आपने अपनी बॉडी बना ली। अरे भाभी, जिम जाने का फायदा ही क्या अगर बॉडी ना बने तो? अच्छा, अब मुझे उबले हुए अंडे तो दो खाने को। कोमल सोना को उबले हुए अंडे खाने को दे देती है और कुछ देर में उसको बनाना शेक भी दे देती है। उस दिन के बाद से अब रोज ही सोना के जिम जाने का फायदा सोना से ज्यादा कोमल उठाती है, क्योंकि कोमल को सब्जी लेने जाना हो या शॉपिंग करने, वो सोना को साथ लेकर जाती और सारा सामान उससे ही उठवाती। ऐसे ही एक बार दोनों ननद भाभी शॉपिंग के लिए जाती हैं, जहां एक लड़के से अचानक ही कोमल की टक्कर हो जाती है, जिस पर कोमल उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, दिखता नहीं है क्या तुमको? जान करके लड़कियों से टकरा के हुए जाते हो। अरे जानते नहीं हो, मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि मेरी जिम जाने वाली ननद मेरे साथ है। उसका एक हाथ पड़ेगा ना तो उठेगा नहीं, सीधा उठ जाएगा। ओ मैडम, पहली बात तो गलती से लगी, दूसरी बात ये भीड़ भाड़ वाली जगह है, धक्का वगैरह तो लग ही जाता है। अरे ऐसे कैसे धक्का लग जाता है? रुक तू, मेरी ननद तेरे को धक्का मारेगी अभी। दीदी मारो इसको अपने कंधे से धक्का। अरे दिखा दो आपके जिम वाले डोले शोले। भाभी, मैं क्या यहाँ अपनी पहलवानी का प्रदर्शन करने आई हूँ? चलो यहाँ से, क्यों तमाशा बना रही हो? अरे ये ज्यादा कर रहा है, इसको लगता है मैं कमजोर हूँ, लेकिन मेरी ननद जिम करे है, किसी से ना डरे है। अरे तो धमका कैसे रही हो आप? जिम मैं जाती हूँ, चौड़ी हो रही है ये लोगों के आगे। खैर, अभी इनको लेकर जाऊँ यहाँ से, वरना बात बढ़ जाएगी। सोना किसी तरह अपनी भाभी को समझा बुझाकर घर ले आती है और वहाँ आकर जब मधु को अपनी बहू की इन हरकतों का पता चलता है तो वो उससे बोलती है, बहू, तेरी ननद जिम के दिखावे के लिए करती है क्या? अरे तू ऐसे बीच भीड़ में उसको अपने जिम के स्किल का प्रदर्शन करने के लिए कैसे कह सकती है? माँ जी, मुझे लगा ननद जी के जिम जाने का फायदा कहीं तो उठाएं। वैसे ही क्या ही फायदा इनके जिम जाने का। इसका क्या फायदा है और क्या नहीं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सोना इतना कहकर चली जाती है। समय गुजरता है और रोज रोज अपनी ननद के जिम की वजह से उसके लिए प्रोटीन वाला खाना बना बना कर कोमल को चिढ़ होने लगी थी, जिसके चलते एक सुबह वो सबको नाश्ता परोसते हुए बोलती है, माँ जी, पंकज जी, आखिर कब तक ये जिम का खाना अलग बनता रहेगा और आप सबका अलग? अरे ननन जी यही खाना नहीं खा सकती क्या जो आप सब खाते हो? बहू, जिम करने में बहुत मेहनत लगती है और उस तरह की मेहनत के लिए खाना भी वैसा ही खाना पड़ता है। तुझे आसान लगता है क्या जिम करना? हाँ माँ सही कह रही है, मैंने भी शुरू किया था जिम, लेकिन एक हफ्ते में ही छोड़ दिया।
और कोमल तो जिम जाने के बाद ऑफिस भी जाती है। ऐसे में इतना काम करेगी तो खाना भी तो होना चाहिए ना ताकत के लिए। उसी हिसाब से ना इसके लिए अंडे और केले आते हैं हमेशा। क्या ही फायदा उनके जिम जाने का। जहाँ जरूरत होती है जिम की ताकत दिखाने की, वहाँ वो चुपचाप रहकर बस तमाशा देखती हैं। ऐसा है ना, तो तुम भी ज्वाइन कर लो ना जिम। पंकज की कही बातों को कोमल सीरियसली ले लेती है और खुद भी जिम जाने की सोचती है। और अगले दिन से ही वो भी सोना के साथ जिम जाना शुरू कर देती है। वहाँ जाकर भारी भारी डंबल्स उठाने में कोमल शरीर में दर्द होने लगता है। पहले दिन किसी तरह वो लड़खड़ाते हुए घर पहुँचती है और हॉल में बैठी अपनी सास से बोलती है, माँ जी मैं आ गई, लेकिन मैं कुछ करने की हालत में नहीं हूँ। क्या आज मैं आराम कर लूँ? हाँ हाँ बहू, जा आराम कर ले, 1-2 दिन तो ऐसा ही होगा। 1-2 दिन तो मधु भी कोमल को कुछ नहीं कहती, लेकिन अब जिम जाते हुए कोमल को 1 हफ्ता हो चुका था। बावजूद इसके वो घर आकर कोई काम नहीं करती थी, शरीर दर्द का बहाना बनाकर, जिसके चलते मधु से बोलती है, अपनी जिम जाने वाली ननद को कॉपी किया था ना तूने, तो अब उसकी तरह काम भी कर। अरे वो रोज जिम से आकर काम पर भी जाती है और तुझसे घर के काम तो होते नहीं है। मुझे नहीं पता, आज तू ही काम करेगी घर के। जिम जाने के कारण कोमल के शरीर में बहुत दर्द था, लेकिन किसी तरह वो घर के काम करती है और शाम में घर की सब्जियां लेने मार्केट जाती है, जहां 2 गुंडे कोमल को ऐसे लड़खड़ाते हुए मार्केट जाता देखकर उसके पास जाकर बोलते हैं, अरे मैडम जी, चलने में दिक्कत हो रही है क्या? आप कहो तो मैं गोदी में उठाकर ले चलूं। चुप रहो और रास्ते से हटो। जानते नहीं हो तुम, मैं जिम जाती हूँ। तुम्हारे जैसे को तो मैं यूं ही पटक दूंगी। क्या जिम? अरे ऐसे कोमल शरीर को जिम ले जाकर क्यों कष्ट दे रही हो? आओ मार्केट ले चलते हैं आपको। इतना बोलकर वो गुंडा कोमल के पास आकर उसको छूने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर सोना आती है और उन दोनों गुंडों को धोबी पछाड़ देती है। अपनी ननद को ऐसे हीरो की माफिक गुंडों की पिटाई करते हुए देख कोमल बोलती है, अरे वाह, कमाल कर दिया ननन जी। देखा मेरी जिम जाने वाली ननन में कितनी ताकत है। अब पंगा मत लेना। सोना उन गुंडों को सबक सिखा के कोमल के संग घर आती है, जहाँ वो सब कुछ अपनी माँ और भाई को बताती है, जिस पर मधु अपनी बहू से बोलती है, देखा बहू, तेरी जिम जाने वाली ननद ऐसे ही अपनी ताकत नहीं दिखाती। सही समय आने पर उसके जिम जाने का फायदा होता है। और तुझे 1 हफ्ते में जिम जाकर फायदा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि जिम के हिसाब से खाना भी तुझे खाना चाहिए, वो तू खा नहीं रही। अब समझ आया क्यों सोना का खाना अलग बनता है? क्योंकि उसके शरीर को जरूरत है। हाँ माँ जी, और ये जिम वगैरह मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैं अपनी जिम वाली ननन का प्रोटीन वाला खाना बनाकर खुश हूँ। बाकी मेरी रक्षा के लिए ननन जी हैं। क्यों सोना? हाँ भाभी, आपकी ननद जिम करे है, किसी से न डरे है। सोना की इस बात पर सभी हंसने लगते हैं और उस दिन के बाद से कोमल अब हमेशा ही अपनी ननद को अपने साथ हर जगह लेकर जाती, जिससे उसे सुरक्षित महसूस होता। किशन एक बहुत ही गरीब लड़का था। गरीब होने की वजह से उसे बहुत ही कम उम्र में हर चीज के लिए जंग लड़नी पड़ा करती थी, फिर चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो या जरूरत की चीजों को लेकर। जैसे तैसे करके वो अपनी पढ़ाई को पूरा करता है ताकि अपने घर वालों का खर्चा उठा सके। वो कई जगह नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे निराशा मिलती है। एक रोज वो थका हारा अपने घर आता है और चुपचाप चारपाई पर बैठ जाता है। तभी उसकी माँ सरिता आती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, बहुत थक गया है क्या? हमारी वजह से तुझे बहुत परेशान होना पड़ रहा है ना? नहीं माँ, आप लोगों की वजह से मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि अपनी इस गरीबी की जंग से परेशान हूँ। आखिर ये जंग हमें कब तक लड़नी पड़ेगी? रोज सोचता हूँ आज शायद परेशानी का हल मिल जाएगा, आज तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हर बार ये सोच गलत ही साबित होती है। बेटा तू चिंता मत कर, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। अब परेशान होने से तो परेशानी का हल नहीं मिलेगा ना। हो सकता है भगवान हम गरीबों की परीक्षा ले रहा हो। माँ, भगवान और कितनी परीक्षा लेगा हमारी? बचपन से आज तक परीक्षा ही तो देते आ रहे हैं। क्या सुकून से जीना हमारी किस्मत में नहीं है? गरीबी के चलते आए दिन रोज एक जंग लड़नी पड़ती है। क्या कभी कोई चीज हमें बिना जंग लड़े नहीं मिल सकती है? बेटा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान हमारे लिए जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। माँ, आगे पढ़ने की हिम्मत के लिए कोई आस होनी चाहिए, लेकिन हमारी लाइफ में वो भी नहीं है। पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने की जंग लड़ी, जैसे तैसे करके पढ़ाई पूरी करी, तो अब नौकरी को लेकर जंग।
हम कब तक गरीबी की जंग लड़ते रहेंगे? अभी बहुत सी जिम्मेदारी उठानी है मुझे। बहन की शादी करवानी है, आपकी आंखों का इलाज करवाना है। कैसे होगा सब? मैं हार गया हूँ माँ। किशन इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। किशन की बहुत कोशिश के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिलती। समय के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी एक रोज शाम के समय वो अपने घर आता है, जहाँ वो अपनी बहन रजनी और अपनी माँ को बात करते हुए सुनता है। माँ, आज घर में राशन के लिए एक भी दाना नहीं है। अब मैं क्या बनाऊं? भैया भी आते ही होंगे, उन्हीं के आने पर उनसे कहूँगी। इतनी जल्दी राशन खत्म हो गया? राशन कुछ भी नहीं है क्या? माँ, हम कौन सा ज्यादा राशन भरवाते हैं? जितने पैसे होते हैं उतना ही तो राशन आता है, और अब तो हमारे पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। अब कहाँ से राशन भरवाएंगे? तो चिंता मत कर, हो सकता है आज तेरे भाई को नौकरी मिल जाए तो सारे परेशानी ही दूर हो जाएगी हमारी। लेकिन माँ, आज का काम कैसे चलेगा? मुझे तो बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। कोई नहीं, तो चिंता मत कर, मैं पड़ोस की मीरा बहन से तेरे खाने के लिए कुछ मांग कर ले आती हूँ। अपनी माँ सरिता और बहन रजनी की बात सुनकर किशन की चिंता और बढ़ जाती है और उसे अपनी पढ़ाई लिखाई सब बेवजह सी लगती है। वो घर जाने की जगह दरवाजे से ही वापस चला जाता है। अपनी बेटे का बहुत इंतजार करने के बाद उसके ना आने पर सरिता अपनी पड़ोसन मीरा के घर जाती है और कहती है, मीरा बहन, मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी, अगर आपको एतराज ना हो तो। हाँ बोलो ना सरिता बहन, क्या हुआ? क्या बात है? क्या मदद चाहिए आपको? मीरा बहन, मेरे घर में राशन खत्म हो गया है। अगर आपके घर में कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दीजिए, मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है। बस इतनी सी बात? आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। जैसे वो आपकी बेटी है वैसे ही मेरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपसे कैसे कहूँगी, लेकिन आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। सरिता बहन, आप भी कैसी बात कर रही है? आप ये सोच भी कैसे सकती है कि मैं आपको खाने से छोटी चीज के लिए मना कर दूंगी? मेरा दिल इतना भी छोटा नहीं है। आप रुकिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। मीरा इतना कहकर अपनी रसोई में जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक थाली में खाने का सामान लेकर उसके पास आती है और जैसे ही खाने की थाली सरिता के आगे करती है, तभी उसकी बेटी नेहा वहाँ आती है और उसे रोकते हुए कहती है, माँ, आप कभी समझोगी कि नहीं? जब देखो दान करती रहती हो। इतनी महंगाई में हमारे घर का राशन फ्री में थोड़ी ना आ रहा है जो हम इन गरीबों को बांटते फिरे। आपने इनको अंदर कैसे आने दिया? नेहा, ये क्या तरीका है बात करने का? सरिता बहन तुमसे बड़ी है, माफी मांगो इनसे। मैं क्यों माफी मांगू इस गरीब औरत से? इसको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, लेकिन मुझे तो है। ऐसे गरीब लोगों की जगह मेरे घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर है। बहुत घमंड है इनकी लड़की के अंदर। जब कुछ दिन भूखी रहेगी ना, तब उसको उसकी औकात पता चलेगी। नेहा बस तुम अंदर आओ, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगी। माँ, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, ये बाहर जाएगी। हमारे घर से इनकी लड़की के लिए कुछ नहीं जाएगा। मैंने आप जैसी बेशरम औरत नहीं देखी आज तक। इतने इंसल्ट होने के बाद भी आप यही खड़ी हैं। नेहा की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी सरिता की बेटी रजनी सुन लेती है, जिसे सुनने के बाद वो अंदर आती है और कहती है, मैंने भी बहुत सी लड़कियां देखी हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी बदतमीज लड़की आज तक नहीं देखी। मैं भी भूखी मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारे घर का खाना लेकर नहीं जाऊंगी। रजनी इतना कहकर अपनी माँ सरिता का हाथ पकड़कर अपने घर लेकर चली जाती है। कुछ दिन बीतते हैं, जहाँ एक तरफ खाना न मिलने की वजह से सरिता और रजनी की तबीयत खराब होने लगती है और सरिता के बेटे के घर अब ना लौटने की चिंता भी उसे सता रही थी। वहीं दूसरी तरफ किशन भी अपने घर के हालातों को देखकर और काम न मिलने की वजह से पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मजदूरी का काम करना शुरू करता है और पैसे मिलते ही अपने घर आता है। और किशन को देखते ही सरिता गुस्से से कहती है, कहाँ चला गया था तू? तुझे पता है कितना परेशान हो रही थी। तूने एक बार भी अपनी माँ और बहन के बारे में नहीं सोचा? माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप लोगों को रोज रोज गरीबी की जंग लड़ते हुए नहीं देख सकता था। उस दिन मैंने रजनी और आपकी दोनों की बातें सुन ली थी, इसीलिए मैं दरवाजे पे से ही वापस चला गया था, ये सोचकर कि अब तो नौकरी लेकर ही वापस आऊंगा। इसका मतलब तुझे नौकरी मिल गई क्या? क्या काम मिला है मुझे बता। मैंने तुझसे कहा था ना कि भगवान पर भरोसा रख, ठीक हो जाएगा सब। अगर माँ को मैंने बताया कि पढ़े लिखे होने के बाद भी मैं मजदूरी का काम कर रहा हूँ तो माँ को दुख होगा, लेकिन इस समय ये काम भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। कम से कम मेरे परिवार वालों को तो गरीबी के कारण भूख से तो जंग नहीं लड़नी पड़ेगी। कहाँ खो गया तू? बोल ना। माँ, एक जगह मैनेजर की जॉब मिली है,
आप ये सब छोड़िए, मैं राशन लाया हूँ, आप खाने की तैयारी करिए। आप लोगों की शक्ल बता रही है कि खाना ना मिलने की वजह से आप लोगों की कितनी तबीयत खराब है। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। हमने नहीं खाया तो तूने भी कहाँ खाया होगा। तू भी हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। कुछ देर बाद सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन किशन अपनी माँ को अपनी नौकरी की सच्चाई नहीं बताता। तभी एक रोज सरिता मंदिर से लौट रही थी। तभी उसकी नजर अपने बेटे किशन पर जाती है और वो उसे ट्रकों से सामान उतारते हुए देखती है, जिसे देखकर वो उसके पास जाती है और अपनी माँ को देखते ही किशन के होश उड़ जाते हैं। किशन अपनी माँ को साइड ले जाकर कहता है, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? अच्छा, तो ये है तेरे मैनेजर का काम। इसलिए मैंने तुझे अपना पेट काट काट कर पढ़ाया था ताकि तू ये काम कर सके। तुझसे ऐसा काम करवा के मैं खुश रह सकती हूँ, तुझे लगता है? माँ आप समझने की कोशिश करिए। मैंने नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे मेरे लायक नौकरी नहीं मिली। वैसे भी हम गरीबों को आज तक बिना जंग के मिला ही क्या है। हर चीज के लिए हमें जंग लड़नी पड़ती है, पहले पढ़ाई के लिए, फिर खाने के लिए, अब नौकरी के लिए। माँ कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कम से कम इस काम से हमें भूख से तो जंग नहीं लड़नी पड़ती है ना। 2 वक्त की रोटी तो मिलती है। किशन की किसी भी बात का जवाब सरिता के पास नहीं था और वो अपने बेटे की सभी बातों को सुनकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से किशन अपने परिवार को चलाने और गरीबी से जंग लड़ने का रास्ता खोज ही लेता है और वो समझ जाता है कि गरीब होना ही किसी जंग से कम नहीं है और वो इस गरीबी की जंग को डट कर लड़ता है। शोभा एक बहुत ही गरीब औरत थी और वो अपनी बेटी आरती के साथ रहा करती थी। आरती जब छोटी थी तब उसके पिता की मौत हो गई थी। बस इसीलिए शोभा दूसरों के घरों में जाकर काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन शोभा की तबीयत खराब होने की वजह से शोभा की जगह आरती उसकी मालकिन के घर जाती है और अपनी माँ की मालकिन के घर का दरवाजा खटखटाती है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है वैसे ही आरती अपनी माँ की मालकिन रीना से कहती है, नमस्ते मालकिन। नमस्ते, आप कौन? मालकिन मैं शोभा की बेटी हूँ। दरअसल माँ की तबीयत ज्यादा खराब है। अच्छा, आओ अंदर आओ। इस तरह से अब आरती रीना के घर में आती है और काम करने लगती है। काम करते करते वो रीना की बेटी सोनाली के कमरे में जा पहुंचती है, जहां वो देखती है कि सोनाली फटे कपड़े पहनकर गरीबों की एक्टिंग कर रही है। ये देखकर आरती को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कहती और उसके कमरे से चुपचाप सफाई करने लगती है। आज अपने कमरे में एक जवान और नई नौकरानी को देखकर सोनाली शॉक रह जाती है और आरती से कहती है, क्या तुम मेरे घर में नई आई हो? नहीं मालकिन, मैं नई नहीं आई हूँ। मैं शोभा जी की बेटी हूँ। तुम शोभा आंटी की बेटी हो और ये मालकिन क्या लगा रखा है? अरे हम सेम एज के हैं, तो तुम मुझे मालकिन मत बोलो प्लीज। और मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ। वैसे मेरा नाम सोनाली है, तो तुम मुझे सोनाली ही बोलना, ओके? आरती उसकी बातों का जवाब सर हिला कर देती है और वहाँ से सफाई करके चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो किचन में खाना बना रही थी। तभी वहाँ पर रीना आती है और आरती से कहती है, आरती, आज मीरा और सोनाली का खाना मत बनाना, बाकी तुम अपने लिए और अपनी माँ के लिए खाना बना लेना। लेकिन मालकिन, मैं आप सभी लोगों के लिए खाना क्यों ना बनाऊं? और तो और मैं अपने लिए और अपनी माँ के लिए खाना क्यों? क्योंकि मैं और माँ बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और तुम्हारे लिए और शोभा आंटी के लिए मैंने माँ को कहा है कि वो तुम्हें बोले कि खाना ले जाओ। थैंक यू सोनाली, लेकिन मैं कब से देख रही हूँ कि आप हम गरीबों का मजाक बना रही है। मैं मजाक बना रही हूँ? पर कैसे? मैं जब आपके कमरे में गई थी तब आप गरीबों के फटे जैसे कपड़े पहनकर गरीबों का मजाक बना रही थी, और अभी आप ऐसे बोलकर हम पर एहसान जता रही हो। आरती बेटा, वो एहसान नहीं जता रही, बल्कि उसको गरीबों वाली जिंदगी जीने का शौक है, इसलिए वो ऐसा करती है। साथ ही उसको गरीबों की मदद करना भी अच्छा लगता है। हाँ आरती, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। नहीं, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है। मैंने ही आप लोगों को गलत समझ लिया। आई एम सॉरी। अच्छा, अब तुम दोनों का सॉरी वॉरी हो गया हो तो क्या हम चले सोनाली? चलो ना, आई एम रेडी। ऐसे? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है माँ? बेटा सोनाली, जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ का स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग है, और तुम ऐसे जा रही हो जैसे कि तुम। हाँ सोनाली, मालकिन ठीक ही तो कह रही है। अरे तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, इतनी अच्छी अच्छी सैंडल है, तुम वो क्यों नहीं पहनती हो? चलो आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें कौन से कपड़े पहनने हैं। माँ, आरती, मैं सच बताऊँ तो मैं थक चुकी हूँ ये दिखावा करते करते। दिखावा?
कैसा दिखावा? अरे यार, यही अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनकर ये वो। सही ही कहा है किसी ने, जिसके पास जितना होता है वो उसकी कदर उतनी ही कम करता है। क्या कदर कम करना, तुम्हें पता है मुझे ऐसे कितना अच्छा लगता है। यार, गरीबों की लाइफ सच में बहुत अच्छी होती है। मुझे तो गरीबों के जैसे रहना बहुत पसंद है। उनको कोई टेंशन नहीं होती, जब मन चाहे कोई भी ड्रेस पहनकर कहीं भी चल देते हैं। और हमें देखो, हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि आज ये पहनना है या नहीं। और तो और, अगर पहनी हुई चीज दोबारा पहन लिए तो मीडिया में ये बात आग की तरह वायरल हो जाती है कि फलाना ने ये ड्रेस दोबारा पहन ली। सोनाली, तुम्हें गरीब का स्वाद नहीं पता चलता कि एक गरीब किस दौर से अपनी जिंदगी गुजारता है। तुमने अभी तक गरीबों की जिंदगी जी ही कहाँ है, इसलिए तुम्हें गरीबों के दर्द का एहसास नहीं है। यार आरती, सच कहूँ तो मुझे सच में उनके दर्द का एहसास नहीं है। शायद ये कह सकते हैं कि मैंने सच में उनके जैसी जिंदगी जी ही नहीं है। मैं उनकी जिंदगी जीना चाहती हूँ। गरीबों की जिंदगी जीने का मेरा सपना है। ठीक है, तो तुम कल का पूरा दिन गरीबों की तरह जियोगी। मालकिन, आरती, मैं ठीक बोल रही हूँ। अब सबको अपने सपने पूरे करने का हक होता है। अगर मेरी बेटी का यही सपना है कि वो गरीबों वाली जिंदगी जीना चाहती है, तो इसमें मैं उसको रोकूंगी नहीं और मैं उसको तुम्हारे घर भेजूंगी। यस, अब मैं भी गरीबों की तरह कहीं भी आ जा सकती हूँ, कहीं भी घूम सकती हूँ। अब मुझे भी गरीब का स्वाद पता चल जाएगा, उनके रहन सहन, हर चीज का। इस तरह अब आरती अपनी माँ के लिए खाना नहीं बनाती है और सोनाली को अपने घर ले जाती है और अपनी माँ शोभा को सारी बात बताकर वो सोनाली को छोड़ वापस से रीना के घर चली जाती है। और इस तरह से अब रात होती है। शोभा काफी बीमार थी, वो उठकर खाना भी नहीं बना पा रही थी, लेकिन फिर भी वो उठने की कोशिश करती है। तभी सोनाली आकर शोभा से कहती है, माँ आप क्यों उठ रही हैं? मैं हूँ ना, क्या चाहिए आपको? बेटी, पानी खत्म हो रहा है, पानी भरना है। और अगर आरती होती तो वो अब तक पानी ले आती। तुम्हें पता नहीं है, इसलिए मैं ही जा रही हूँ, लेकर आती हूँ। माँ, आपकी बेटी बनी हो ना, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं ला कर दूंगी पानी। बताइए कहाँ है फ्रिज? बेटी, यहाँ फ्रिज नहीं है, बाहर नलका है, तो वहीं से जाकर पानी लाना होगा। क्या नलका? हाँ बेटी, बाहर है नलका। क्या यार, मुझे तो लगा फ्रिज में से पानी देना पड़ेगा, लेकिन मुझे क्या पता यहाँ कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा। बेचारी सोनाली अब नलके से पानी भरकर लाने लगती है। तभी वो पानी की बाल्टी नीचे रखकर खुद से कहती है, हे भगवान, ये पानी भरना और घर तक ले जाना कितना मुश्किल है। जैसे तैसे अब सोनाली घर तक उस पानी को ले आती है और अब जब वो किचन में खाना ढूंढती है तो उसको कहीं भी खाना नहीं मिलता। ये देखकर सोनाली शोभा से एक बार फिर कहती है, माँ भूख लगी है, खाना नहीं है क्या? सोनाली बेटी, मैं बीमार हूँ, इसलिए बीमारी की वजह से मैं खाना नहीं बना पाई। घर में अनाज रखा है, तुम खाना बना लो। खाना मुझे बनाना है? पर मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि खाना कैसे बनाते हैं। पहले चूल्हे पर लकड़ियाँ डालो और उसमें आग लगाओ। अब सोनाली वैसा ही करती है जैसा शोभा उसको बोलती है, लेकिन उससे चूल्हे में आग ही नहीं जलती और पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है। ये देखकर शोभा कहती है, बेटा उसको फूकते रहे और जब तक फूकी हो जब तक आग न लग जाए। अब सोनाली वैसा ही करती है और आखिरकार काफी देर बाद आग जल ही जाती है। और ऐसे ही अब शोभा उसको खाना बनाना सिखाती है और सोनाली जैसे तैसे कच्चा पक्का खाना बनाती है और खुद के साथ साथ शोभा को भी खिलाती है। और अब जब वो सोती है तो उसके घर में पंखा ना होने की वजह से उसको काफी मच्छर काटने लगते हैं। इन सब परेशानियों को देखकर सोनाली खुद से कहती है, आज मुझे गरीब का स्वाद पता चल गया। आरती सही ही कहती थी कि गरीब की जिंदगी में काफी कठिनाइयाँ होती हैं। हम अमीर लोग नहीं जानते कि गरीब किस दौर से गुजरते हैं। मच्छर की वजह से अब सोनाली को पूरी रात नींद नहीं आती। वो बिना सोए ही अपनी पूरी रात काटती है। तो वहीं आरती अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, वहाँ ना तो पंखा है और ना ही खाना बनाने के लिए गैस, वहाँ पर सोनाली कैसे सोएगी? नहीं आरती, उसके लिए ये सही है। उसको लगता है ना कि गरीबों की जिंदगी बहुत आसानी से गुजरती है। उसको ये पता चलना चाहिए कि गरीब अपना गुजारा कैसे करता है। पर मालकिन, आरती, अब तुम भी जाओ, सो जाओ और इस बारे में ज्यादा सोचो मत, ठीक है? रीना की बात मानते हुए आरती सोनाली के बेड पर सो जाती है। जहाँ एक तरफ सोनाली को मच्छरों की वजह से नींद नहीं आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ
आरती को भी अपनी माँ की चिंता सोने नहीं देती। ऐसे ही सुबह हो जाती है और अब जब सोनाली घर आती है तब वो रीना और आरती से कहती है, मैंने जैसा सोचा था कि गरीबी का स्वाद काफी अच्छा होगा, लेकिन मैं अब ये बोलती हूँ कि उनकी जिंदगी काफी कठिनाइयों भरी होती है। आरती, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आंटी का इलाज मैं करवाऊंगी। और अब हाँ मेरी बच्ची, क्योंकि तुझे अब पता चल गया कि गरीबों की जिंदगी कितनी कठिन होती है, इसलिए अब मैं तेरी बातों को सबसे ऊपर रखूंगी। इस तरह से अब सोनाली, रीना, शोभा और आरती सब एक साथ रहने लगती हैं। कावेरी एक बहुत ही कंजूस औरत थी जिसके पास किसी धन दौलत किसी चीज की कोई कमी नहीं थी सिवाय नियत के। वो कभी किसी चीज के लिए भी पैसे खर्च करने को तैयार नहीं होती है, यहाँ तक कि वो अपने लिए भी कभी कुछ नहीं लेती थी। उसकी इस आदत से उसकी बहू काजल बड़ी ही दुखी थी। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज काजल अपनी सास कावेरी के पास आती है और कहती है, माँ जी, मुझे इस घर में आए महीनों होने वाले हैं, लेकिन जब से आई हूँ तब से आपको हर चीज में कंजूसी करते हुए ही देख रही हूँ। आखिर इतनी कंजूसी क्यों है माँ जी? तो फिर तेरा क्या मन है बहू, अपनी सारी दौलत बिना बात के उड़ाती फिरूं? और तू कौन होती है मुझे कंजूस बोलने वाली? जैसे खुद तो आए दिन शॉपिंग पर बैठी रहती है। माँ जी, शॉपिंग पर बेशक ना बैठी रहूं, लेकिन जरूरत आने पर तो अच्छे से खर्च करती हूँ ना। आपकी तरह सब दबा कर नहीं बैठ जाती हूँ। ना ही होने के बावजूद भी मेरे पास कुछ नहीं है ये कहकर रोती हूँ। बहू, तू मुझे मेरी कंजूसी पर भाषण देने आई है या तुझे कुछ और बात करनी है? माँ जी, मैं यहाँ आपको कंजूसी पर भाषण देने नहीं आई, कुछ बात बताने आई थी। क्योंकि आपको कंजूसी पर भाषण देने का मतलब नहीं है। आप कंजूस नहीं, महाकंजूस हैं। हो गई तेरी बकवास। तुझे मुझे कंजूस बोलना है, बोल ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना ही मैं तेरी बातों में आकर अपने पैसे खर्च करूँगी। कावेरी और काजल आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी काजल का पति रूपेश वहाँ आता है और उन्हें बात करते हुए देखकर हंसते हुए कहता है, क्या बात है, सास और बहू एक साथ एक कमरे में? अरे मुझे भी बताओ भाई, कौन सी मीटिंग चल रही है आप दोनों की? कुछ नहीं बेटा, ये तेरी नई नवेली बीवी मुझे कंजूस बता रही है कि मैं सही जगह पैसे खर्च करना नहीं जानती हूँ। वैसे माँ, काफी हद तक काजल ठीक कह रही है, कंजूस तो हो आप। अच्छा बेटा, बीवी के आते ही माँ को भूल गया। सही कहते हैं लोग, बीवी आते ही लड़के बदल जाते हैं। अच्छा, अब आप लोग अपनी बातें छोड़कर मेरी बात सुनिए। माँ जी, आपको जितनी कंजूसी दिखानी है दिखाइए, लेकिन अपने साथ, मेरे साथ नहीं। मेरा हमेशा से ये सपना था कि मेरे ससुराल में मेरी मुंह दिखाई थोड़ा शानदार और महंगे तरीके से हो। जैसे जब मैं सीढ़ियों से उतरूं तो स्पॉटलाइट मेरे ऊपर पड़े, मेरी मुंह दिखाई का लहंगा सोने के तारों से जड़ा हुआ हो, मेरे सारे गहने डायमंड के हों, पूरा घर महंगी चीजों से सजा हुआ हो। और बस करो महारानी, अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ, समझी? किसी भी सास ने अपनी बहू की इतनी महंगी मुंह दिखाई नहीं की होगी जिसके सपने तू देख रही है। माँ जी, किसी सास ने अपनी बहू की इतनी महंगी मुंह दिखाई नहीं की होगी, तो क्या आप भी नहीं करेंगी? ये जो तेरी इतनी महंगी मुंह दिखाई का सपना है ना, तू उसे अपने पास ही रख। मैं नहीं करने वाली तेरी इतनी महंगी मुंह दिखाई। अरे इतनी महंगी तो मैंने अपने बेटे की शादी नहीं की, जो कि एक लौता लड़का है मेरा, जितनी महंगी की तू मुंह दिखाई का फंक्शन करने की बोल रही है। रूपेश जी, आप ही समझाइए ना माँ जी को, ये मेरा सपना है। अगर नहीं होता हमारे पास तो बात और थी, लेकिन हमारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। फिर भी मेरे ससुराल में मेरी महंगी तरीके से मुंह दिखाई नहीं हो सकती है। माँ, करवा दीजिए ना काजल की मुंह दिखाई की रस्म उसके तरीके से। आखिरकार आपकी एक लौती बहू है, कौन सा आपको हमेशा अपनी बहू की मुंह दिखाई करानी है? तू तो बीच में बिल्कुल बोल ही मत। जब देखो बीबी का पल्लू पकड़कर उसी की हाँ में हाँ मिलाता रहता है। तुझे तो हमेशा उसी की बात अच्छी लगती है, कभी अपनी माँ की भी सुन लिया कर। यार, कहाँ मैं इन औरतों के बीच में फंस गया हूँ। माँ की तरफ बोलूं तो बीवी से जाऊं, बीवी की तरफ बोलूं तो माँ से जाऊं। माँ, आप गलत समझ रही हैं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। आखिर में आपको मुंह दिखाई का फंक्शन करवाना ही पड़ेगा ना। तो मेरा कहना बस इतना था कि जिसकी मुंह दिखाई का फंक्शन है उसी की पसंद का क्यों ना करवा दें। रूपेश जी सही कह रहे हैं माँ जी। आप ही सोचिए, अगर आप अपनी बहू की इतनी महंगी मुंह दिखाई करेंगी तो मोहल्ले वाले देखते रह जाएंगे, आपकी धाक जमेगी उनके बीच में, वो अलग। मुझे ज्यादा हवा में उड़ाने की जरूरत नहीं है। मेरे ऊपर तुम्हारी इन बातों का कोई असर नहीं होगा। अगर मुंह दिखाई का फंक्शन रखना है
तो सिंपल तरीके से होगा। ये इतना पैसा खर्च करके मैं अपनी बहू की मुंह दिखाई करने वाली नहीं हूँ। कावेरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर काजल बहुत उदास हो जाती है। कुछ समय बाद रुपेश काजल को समझा बुझाकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ काजल आए दिन अपनी सास के सिर्फ महंगे मुंह दिखाई की ही डिमांड करती रहती है, जिस पर कावेरी ऐसा रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज कावेरी की पड़ोसन कुंती उसके घर आती है और हंसते हुए कहती है, क्या बात है कावेरी, बहू को आए हुए महीना हो गया है लेकिन अभी तक मुंह दिखाई का फंक्शन नहीं रखा। सभी मोहल्ले की औरतें आपस में बातें कर रही थी। पता नहीं क्या बात है जो कावेरी ने अपनी बहू की मुंह दिखाई नहीं करी। कर दूंगी कुंती बहन बहू की मुंह दिखाई। बहू कौन सी भागी जा रही है, रहना तो उसे हमारे घर में ही है। वो क्या है ना कि अभी कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है। रहने दो कुंती बहन, सब कहने वाली बातें हैं। जिसको करना होता है उसके लिए सब समय शुभ होता है। क्या हम लोग नहीं जानते हैं कि सब होते हुए भी तुम कितनी बड़ी कंजूस हो। देखो बुरा मत मानना, लेकिन मुझे पीठ पीछे बुराई करने की आदत नहीं है ना, इसलिए सामने ही बोल दिया। आस पड़ोस के सभी लोगों को यही लगता है कि तुम अपनी कंजूसी के चलते अपनी बहू की मुंह दिखाई नहीं कर रही हो। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं अपनी बहू की मुंह दिखाई का फंक्शन कंजूसी की वजह से नहीं बल्कि महंगी मुंह दिखाई के फंक्शन की वजह से नहीं कर रही हूँ। कोई बात नहीं, जिसे जो समझना है वो समझ सकता है। मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक खास पड़ोसी होने के नाते मेरा बताने का फर्ज था, जो मैंने बता दिया। अब तुम मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी। कुंती इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज कावेरी सुबह के समय मंदिर से लौट रही होती है कि तभी वो अपनी कुछ पड़ोस की औरतों को आपस में बात करते हुए सुनती है। मुझे लगता है कि जरूर कावेरी की बहू में कोई कमी है, तभी तो उसने आज तक अपनी बहू की मुंह दिखाई नहीं की कि कहीं सबको उसकी बहू की कमी का पता न चल जाए। बात तो तुम सही कह रही हो, वरना कौन सी ऐसी सास होगी जो अपनी बहू की मुंह दिखाई ना करवाना चाहती हो। लोग उसकी बहू को देखकर उसकी तारीफ करें, या हो सकता है वो कंजूस है हद से ज्यादा, इसलिए भी ना किया हो। अपने पड़ोसियों की सारी बातें सुनकर कावेरी चुपचाप अपने घर चली जाती है और बहुत सोचने विचारने के बाद वो मार्केट जाकर सोने से जड़ा हुआ लहंगा और डायमंड के गहने लेकर घर आती है और सीधे अपनी बहू के कमरे में जाती है और उसे सारा सामान देते हुए कहती है, बहू तू सही कह रही थी। आज पड़ोस वालों को भी ये बताना जरूरी है कि ना ही मेरी बहू में कोई कमी है और ना ही मेरी नियत में। उनको भी तो पता चलना चाहिए कि कावेरी की बहू जैसी महंगी मुंह दिखाई करवाना सबके बस की बात नहीं है। माँ आप सच कह रही हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप अपनी बहू की महंगी मुंह दिखाई का फंक्शन करने के लिए तैयार हो गई और खुद जाकर सामान भी लेकर आई हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि माँ जी मेरी महंगी मुंह दिखाई करवाने के लिए तैयार हो गई हैं। लेकिन माँ जी आप ये सब खुशी से कर रही हैं या मन मार कर? नहीं बहू, मैं जो कर रही हूँ खुशी से कर रही हूँ और दिल से कर रही हूँ। अगर मुंह दिखाई करूँगी नहीं तो लोगों को अपनी बहू से मिलवाऊंगी कैसे। अब तू जल्दी से तैयार हो जा, जब तक मैं फंक्शन की और तैयारी देख लेती हूँ। कावेरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और काजल अपनी पसंद के गहने और लहंगा पाकर बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद कावेरी फंक्शन की सारी तैयारी अपनी बहू की पसंद के अनुसार ही करवाती है। फिर चाहे वो एंट्री के समय स्पॉटलाइट हो या महंगी साज सजावट हो। कावेरी की बहू की इतनी महंगी मुंह दिखाई का फंक्शन देखकर सभी मोहल्ले वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इस तरह से कावेरी अपनी और अपनी बहू पर उठने वाली आवाज का जवाब बिना कहे ही दे देती है। वहीं दूसरी तरफ काजल का अपने ससुराल में महंगी मुंह दिखाई का सपना भी पूरा हो जाता है।